आज का हमारा टॉपिक है प्लेट्यू। हम मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने प्लेन्स और माउंटेन के बारे में पढ़ा। प्लेट्यूज एंड लेक हमारे बाकी है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पठार क्या होते हैं, पठार की क्या विशेषताएं होती है, किस प्रकार से ये बनते हैं। तो इन सभी बातों के बारे में आज का अध्ययन रहेगा। बेसिकली हम अगर प्लेन्स के बारे में बात करें कि प्लेन्स क्या है, तो हमने पिछली क्लासों के अंतर्गत जाना है। माउंटेन्स के बारे में जाना है। आज हम प्लेट्यू के बारे में देखते हैं। हम जब अर्थ के स्ट्रक्चर्स को देखें तो अर्थ के स्ट्रक्चर पर का एक हिप्सोमेटिक कर्व अगर हम बनाएं तो हम पाएंगे कि अर्थ पर हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। कुछ अगर हाइट के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर हमें माउंटेन्स से कुछ नीचे हमें प्लेट्यूज नजर आते हैं। उससे नीचे हमारे प्लेन्स रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हिप्सोमेट्रिक कर्व बनाए तो सबसे ऊंचे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे माउंटेन्स, देन आपके रहेगा प्लेट्यूज, देन प्लेन्स, और उसके बाद जो लॉलैंड वाले जो क्षेत्र रहेंगे, निचले क्षेत्र, वो हमारे लेक्स के रूप में इस प्रकार से डिवाइड किए जा सकते हैं। तो सबसे ऊंचे जो है हमारे माउंटेन्स हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो प्लेट्यूज, और देन है आपका प्लेन, और उसके बाद आता है लेक। तो अगर हम हाइट के हिसाब से देखें तो जो माउंटेन के बाद दूसरा जो बड़ा स्ट्रक्चर आता है वो हमारे प्लेट्यूज कहलाते हैं। प्लेट्यूज क्या होते हैं, क्या विशेषता इसकी पाई जाती है, तो इन स्लाइड्स को देखते जाते हैं और समझते रहते हैं। हम कह सकते हैं कि जो प्लेट्यूज होते हैं वो ऊपर से लगभग फ्लैट होते हैं। आप दोनों ही चित्र को देखिएगा कि ये काफी हाइट लिए हुए है और ऊपर से लगभग एकदम फ्लैट है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम प्लेट्यूज कहते हैं। अगर यही स्ट्रक्चर जैसे कि यहाँ पर ऐसे ऊंची तौर पर इस प्रकार से होता तो हम उसे माउंटेन कहते हैं। इससे नीचे के जो क्षेत्र हैं, इससे भी नीचे के होंगे, उसे हम मैदान या प्लेन्स कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लेट्यूज क्या होते हैं। तो अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर्स को देखें तो हमारा जो अर्थ है क्रस्ट पर जो मेजर लैंडफॉर्म्स को अगर हम देखें तो लगभग 33% जो एरिया है वो कवर्ड करता है प्लेट्यूज। तो 33 यानी 1/3 जो एरिया है वो कवर्ड होता है प्लेट्यूज से। 41 जो % है वहां पर मैदान है। कवर किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि पठार काफी विस्तृत ऊंचे भूभाग है। विस्तृत यानी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है काफी चौड़ाई में और काफी ऊंचाई में इसका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। और इसका जो सबसे ऊपर का जो भाग होता है जो पर्वत के समान लंबा चौड़ा और लगभग समतल होता है। यानी अगर हम पर्वतों की बात करें, जैसे कि आप नीचे एक चित्र पर देख पा रहे होंगे, कि प्लेट्यूज हम किसे कहेंगे या किस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होंगे उसको हम प्लेट्यू कहेंगे, और ये माउंटेन्स से कैसे अलग होंगे। तो हमने कहा कि माउंटेन्स जो है, जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे, ये है एक माउंटेन, ठीक है, और इधर भी एक है माउंटेन। दो माउंटेन्स के बीच का जो एरिया, जो फ्लैट जो सरफेस है, वो जो है वो कहलाता है हमारा प्लेट्यू।
मोस्टली जितने भी जो प्लेट्यूज होते हैं ज्यादातर आपको दो पर्वतों के बीच में आपको प्लेन्स देखने को मिलते हैं, या फिर उसके एक तरफ माउंटेन होगा और दूसरी तरफ ओशियन का सी फ्लोर होगा। तो इस प्रकार से प्लेट्यूज कहाँ बनेंगे ये कोई फिक्स नहीं रहता है, लेकिन लगभग लगभग जितने भी जो प्लेट्यूज देखे जाते हैं उसके एक तरफ आपको माउंटेन जरूर देखने को मिलेगा। अब बात करें प्लेन्स, तो प्लेन्स यानी जो मैदान होते हैं वो काफी नीचे होते हैं। तो यहाँ पर इस सरफेस को देखें तो प्लेन्स जो है हमारे क्रस्ट पर वो इतने छोटे हैं, और सी लेवल पर जो है वहां पर और नीचे रहता है, यानी यहाँ पर पानी भरा रहता है। जो सी का लेवल है उससे ठीक ऊंचे होते हैं हमारे मैदान, मैदानों से ऊंचे होते हैं आपके पठार, और पठारों से ऊंचे होते हैं हमारे पर्वत। तो इस प्रकार से हम पर्वतों जो पठार है उन पठारों का इस प्रकार के वर्गीकरण कर सकते हैं। और जैसा कि कहा है कि जो पठार होते हैं वो ऊपर से लगभग समतल होते हैं, उन्हें हम पठार कहते हैं। पठारी क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं प्राय गहरी घाटियां और महाखड्ड, महाखड्ड का अर्थ होता है गॉर्ज और कैनियन क्रिएट करते हैं। तो जहां पर प्लेट्यू होते हैं तो प्लेट्यू के बीच में, जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई एक प्लेट्यू है, हम मान लेते हैं ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू के बीच में से जो रिवर्स होती है वो मूव करती है। तो मूव करती है तो वो किस प्रकार से मूव करती है, जैसे कि यहाँ पर इसको हॉरिजेंटली देखिए। अब वर्टिकली किस किस प्रकार से होगा कि ये जो बीच का हिस्सा पहले इतना काटेगी, जो जो रिवर है वो बहेगी तो इरोजन करेगी, और इरोजन के साथ इसको काटती जाएगी, फिर इरोजन और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, तो फाइनली आपके पास आफ्टर इरोजन आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसके दोनों तरफ इस तरफ भी माउंटेन है और इस तरफ भी माउंटेन है, बीच में से आपको एक रिवर या नदी बहती हुई नजर आएगी। तो इस प्रकार का जो लैंड स्ट्रक्चर तैयार होता है उस लैंड स्ट्रक्चर को हम कैनियन बोलते हैं, कैनियन। ठीक है, तो ये कैनियन जो है वो यहाँ पर क्रिएट होता है। तो मोस्टली जो कैनियंस है या जो गॉर्ज है वो इस प्रकार के एरिया में बनते हैं। यहाँ पर ये आपके हार्ड सरफेस कोई पर्वत हो सकता है या पठार हो सकता है, पठारों के बीच में। तो ऐसे जो रीजन होते हैं जहाँ पर इस प्रकार के प्लेट्यूज पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में आपको कटा फटा धरातल देखने को मिलेगा, और गहरी गहरी घाटियां या महाखड्ड यानी गॉर्ज या कैनियन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ओरिजिनली जो प्लेट्यूज होंगे वो समतल होंगे या कटे-फटे होंगे या ऊबड़-खाबड़ हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वहाँ पर इरोजन किस प्रकार से हुआ है। फिर भी हम कहें तो पठार जो होते हैं आसपास के क्षेत्र से या जो मीन सी से लेवल होता है यानी समुद्र तल से काफी ऊंचे होते हैं, पर्वतों से नीचे होते हैं लेकिन मैदानों से ऊंचे होते हैं। पठार की ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से लगभग 600 मीटर तक ये पठार देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पठार हैं जैसे कि हम तिब्बत और बोलिविया के जो पठार की बात करें तो वो मीन सी लेवल से लगभग 3600 मीटर से भी ऊंचे देखने को मिलते हैं। तो ये जो हाइट है ये लगभग लगभग आपके माउंटेन्स के बराबर है, उसे हम माउंटेन्स की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे कि हम माउंट आबू का जो हाईएस्ट जो पीक है जिसे गुरु शिखर कहा जाता है, तो उसकी जो हाइट जो है वो कह सकते हैं कि 1722 मीटर यानी 1722 मीटर है। तो उसे हम माउंटेन की पीक कहते हैं, लेकिन इसे हम क्या कह रहे हैं, प्लेट्यू कह रहे हैं। तो प्लेट्यू क्यों कह रहे हैं कि हाइट डिपेंड्स नहीं करती है, यानी मैन जो है कि वह स्ट्रक्चर ऊपर से फ्लैट है या नहीं। अगर वो कितनी भी हाइट रखता है लेकिन उसे हम माउंटेन्स नहीं कहेंगे, क्योंकि ऊपर का जो सरफेस है वो मोस्टली फ्लैट है। अगर ये स्ट्रक्चर ऊपर से फ्लैट न होकर ये स्ट्रक्चर जो था ये अगर यहाँ पर इस प्रकार से होता तो हम उसे माउंटेन कहते, लेकिन
जब ऊपर से फ्लैट है और कॉन शेप में नहीं है तो हम उसे प्लेट्यू कहेंगे। तो ये आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा भी कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो प्लेट्यूज जो होते हैं वो काफी ऊंचे भी हो सकते हैं, हाइट का कोई ज्यादा मैटर नहीं है, लेकिन मोस्टली जितने भी जो प्लेट्यूज है लगभग 300 मीटर से 1000 मीटर तक हाइट रखते हैं। ऊपर से लगभग फ्लैट होते हैं, एकदम समतल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम प्लेट्यू या पठार कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बात करते हैं कि जो प्लेट्यू है वो किस प्रकार से बनते हैं, उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो हम वन बाय वन करके, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स को पहले देखें। तो हमने कहा कि हमारा जो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे हमें पता है कि एक एस्थेनोस्फेयर पाया जाता है लिथोस्फेयर के ठीक नीचे। तो एस्थेनोस्फेयर है, या जिसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है, या हमारे जो स्पेस का जो वर्गीकरण है उसमें उसे सीमा कहा जाता है। और जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इंटीरियर ऑफ अर्थ का, तो उसमें इसे मेंटल कहा जाता है, ठीक है। तो मेंटल के अंदर जो लावा होता है, वो लावा जब कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ अप होता है, जो मेंटल का प्लूम बनता है, यानी धीरे धीरे वो इस प्रकार से काफी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होकर जब ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये ऊपर की तरफ चला गया। प्लूम का अर्थ हो गया है कि आराम से वहां पर जो लावा है या जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ हो जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जो लावा जाता है उस समय जो, और क्रस्ट, क्रस्ट किससे बना है, मोस्टली जो क्रस्ट की जो फॉर्मेशन हुई है वो सेडिमेंट्री रॉक से हुई। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं थोड़ी सी आपके लेयर लेयर में होती है, सॉफ्ट होती है, आसानी से मुड़ जाती है। तो ऐसी जो लेयर होती है वो क्या होती है, यहाँ पर कट हो जाती है। इसलिए यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा प्लेन से ऊंचा हो जाता है। तो ऊपर से जो फ्लैट जो सरफेस बनती है वो प्लेट्यू। अब इसका लास्ट में क्या होगा कि इसका इरोजन हो जाएगा। तो ऊपर की जो सॉफ्ट रॉक्स है वो तो इरोजन हो जाएगी, और बीच में ये जो नीचे जो मैग्मा जो ठंडा हुआ है उससे हार्ड रॉक्स निकलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लेट्यूज होते हैं, तो प्लेट्यूज पर कौन सी रॉक मिलेगी कोई फिक्स नहीं है। वहां पर ऊपर की तरफ आपको सेडिमेंट्री रॉक्स भी मिल सकती है, और सेडिमेंट्री रॉक्स के ठीक नीचे आपको वहां पर इग्निस रॉक भी देखने को मिल सकती है, यानी आग्नेय चट्टान इसके नीचे मिलेगी। साधारण शब्दों में जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इस प्रकार से समझ लें कि यहाँ से लावा ऊपर की तरफ आ रहा है, और जहां पर जिस क्रस्ट पर हम रहते हैं, ये क्रस्ट वाला जो एरिया है, इस एरिया पर हम रहते हैं। तो हमारा, या जिस पर हम रहते हैं वो जो एरिया है वो इस प्रकार से ऊपर से अप हो जाता है, अप हो जाता है। तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो हम प्लेट्यूज कहते हैं। इस प्रकार की जो सिचुएशन है आमतौर पर कहीं पर भी हो सकती है, जैसे कि हमने कहा कि एक वाटर बॉटल को हम डीप फ्रीज में रख देते हैं फुल फिल करके। तो वो डीप फ्रीजर में जब उसका आइस बनेगा तो उसका डेंसिटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो डेंसिटी इंक्रीज होगा तो बॉटल की जो साइज है वो भी चेंज हो जाएगी, यानी बॉटल जो है थोड़ी सी फटने जैसी स्थिति में आ जाएगी। उसमें से कह सकते हैं कि उसका जो हिस्सा है वो बढ़ जाएगा। तो वैसे ही जब प्लेट्यूज भी इसी प्रकार से बढ़ जाते हैं, तो आपके थर्मल एक्सपेंशन या अपलिफ्ट के द्वारा इस प्रकार से प्लेट्यूज क्रिएट हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्रिस्टल सॉर्टिंग के, शॉर्टनिंग के भी द्वारा क्या प्लेट्यूज बन सकते हैं। तो हमने कहा कि दो प्लेट्स हैं, तो प्लेट मार्जिन देखे हैं, वन प्लेट एंड सेकंड प्लेट। दोनों ही जो प्लेट्स है, प्लेट किसकी बनी हुई है, क्रस्ट पर बनी हुई है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है और ओशियनिक भी हो सकती है। तो एस्थेनोस के पैर के ऊपर, यानी ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है बना हुआ है आपका सियाल का, और नीचे वाला जो हिस्सा है जिसको एस्थेनोस्फेयर लिख रखा है, ये सीमा है। तो सीमा पर सियाल तैर रहा है। तैर क्यों रहा है कि यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर क्या पाई जाती है, तरल चट्टानें पाई जाती है। जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट विवर्तनिकी को मैंने अच्छी तरीके से समझाया आपको कि किस प्रकार से प्लेट जो होती है मूव करती है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो बताया गया है, यहाँ पर प्लेट, तो यहाँ पर दो प्लेट इस प्रकार से कन्वर्ज हो रही है। तो इस प्रकार का जो प्लेट मार्जिन होता है वो कौन सा प्लेट मार्जिन कहलाता है, तो बताएं ये कौन सा
प्लेट किनारा कहा जाता है। किस प्रकार के जो प्लेट मार्जिन्स जो होते हैं, उन प्लेट मार्जिन्स को हम विनाशात्मक किनारे कहते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती है, यानी अभिसरित होती है, तो जो प्लेट जो होती है आपस में टकराती है, और टकराने के बाद हाँ कन्वर्जिंग हो रहा है, लेकिन कन्वर्जिंग होने के बाद ये जो प्लेट है, देखिएगा मैंने कई बार इसको टेस्ट भी किया है आपके साथ, कि ये जो प्लेट है वो नीचे की तरफ जा रही है, और ये जो प्लेट है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ। कौन सी प्लेट जाएगी? जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और डेंसिटी हमेशा ओशियनिक प्लेट की ज्यादा होती है। तो ओशियनिक प्लेट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और दोनों ही, जैसे कि सही कहा एक ने, कि ये कन्वर्जिंग प्लेट्स कहलाती है। तो कन्वर्जिंग जो प्लेट्स होती है, यहाँ पर दो प्लेटें आपस एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज होती है, अभिसरित होती हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन, तो दोनों की सिचुएशन किस प्रकार से हुई? एक प्लेट नीचे की तरफ गई, एक प्लेट ऊपर की तरफ गई। जो प्लेट ऊपर की तरफ जाती है वो इस प्रकार से ऊपर से थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, और इस प्रकार से जब प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाती है तो वहां पर एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसे हम प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आपका प्लेट्यू बन रहा है। तीसरा है लावा फ्लो जनरेशन। लावा फ्लो जनरेशन को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर लिया गया है। एक अपवेलिंग थ्रो क्रिस्टल क्रेक हो रहा है, एक आउटपोरिंग फ्रॉम ए वोल्केनिक माउंटेन। पहले इसको समझते हैं किस प्रकार से। ये तो सेला, इसी से पहला जो हमने बताया है कि जिस प्रकार से जो प्लूम है, उस प्लूम से जो लावा है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो क्रस्ट के बीच में से देखिएगा, यहाँ पर उसने क्रस्ट को पूरा का पूरा ऊपर उठा दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्रस्ट के बीच में से जो लावा है, जहाँ कहीं से भी जगह मिलेगी, ऊपर आया है, और ऊपर आकर ठंडा होकर इस प्रकार से प्लेट्यू के रूप में बढ़ गए। तो फ्लड बेसाल्ट, यानी जो बेसाल्ट जो चट्टान है वो बह गई, यानी तरल था लावा, लिक्विड था। तो लिक्विड के रूप में होने के कारण जो लावा है दोनों तरफ फैल गया, और वहां पर प्लेट्यू बन गया, ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस बताया गया है कि इसके अंदर आपके देखिएगा कि जो फ्लड जो बेसाल्ट है, तो वल्केनिक जो इरप्शन हुआ, वल्केनिक इरप्शन से जब लावा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर वल्केनो है, और वल्केनो से जो लावा फ्लो होता है दोनों तरफ इस प्रकार से, तो जो लावा जम जाता है दोनों तरफ। अब कौन सा लावा बहेगा, ये डिपेंड करता है कि वो एल्कलाइन है या एसिटिक है। एल्कलाइन लावा क्या होता है और एसिटिक लावा क्या होता है, इससे हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंतर्गत आप देखें कि लावा के अंतर्गत कितनी जो मात्रा सिलिका की हो तो उसे हम एल्कलाइन की श्रेणी में रखेंगे, या उसका जो पीएच स्केल पर मान कितना रहेगा, तो उसके आधार पर हम उसे कौन से लावा या एल्कलाइन या एसिड में रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप मुझे जरूर बताएं कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया। बढ़ते हैं आगे। ये आपके सामने एक प्लेट्यू है। अब प्लेट्यू के हम देखते हैं प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज। तो प्लेट्यूज कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको मैंने काफी छोटा करने की कोशिश की है। तो अगर हम प्लेट्यूज का अगर वर्गीकरण देखें तो मोस्ट जो है मैंने यहाँ पर दिए हैं, किताब के अंतर्गत आपको बहुत सारे और भी मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मेड ऑफ ओरिजिन, ठीक है। मोड ऑफ ओरिजिन के आधार पर, यानी निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर जो वल्कनो है, जो प्लेट्यूज है वो किस प्रकार से बनते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है पटल विरूपणी। पटल विरूपणी क्या है, इसको भी आपको प्रीवियस क्लासेस के अंतर्गत देखना होगा। जो अर्थ मूवमेंट का जो चैप्टर है, उस अर्थ मूवमेंट वाले चैप्टर में आप इसे जरूर देखें। और कल की जो क्लास रही तो इसके अंतर्गत मैंने डायस्ट्रोफिक प्रोसेस क्या होती है वो आपको बताया था कि एक तो होती है एपिजियोजेनेटिक महादेशजनक, और एक होता है ओरोजेनेटिक यानी पर्वत निर्माणकारी। तो डायस्ट्रोफिक जो प्रोसेस है उसको हम साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो हमारे लैंड स्ट्रक्चर है वो अगर अप होता है या डाउन होता है, तो इस प्रकार की जो चलती है प्रक्रिया, तो उसे हम पटल विरूपणी प्रोसेस कहते हैं। काफी स्लोली होता है, हमें बहुत पता भी नहीं चलता है कि धरातल का कोई भाग ऊपर उठ रहा है या कोई नीचे धस रहा है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस जो होती है
उससे जो आपके प्लेट्यूज बनते हैं उन्हें हम पटल विरूपणी पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि अब पटल विरूपणी पठार है, उसको भी हमने कुछ सब टॉपिक के अंदर या सब प्लेट्यूज के अंदर डिवाइड किया। तो सबसे पहले है अंतरा पर्वतीय। अंतरा पर्वतीय डिटेल में आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में समझ लीजिए कि इंटरमोनेट माउंटेन जो प्लेट्यूज जो होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर पहाड़ है, बीच में एक प्लेट्यू है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर पहाड़ है। तो अंतरा पर्वतीय यानी कई पर्वतों के बीच में, बहुत सारे माउंटेन के बीच में अगर कोई यहाँ पर प्लेट्यू है, इन माउंटेन्स के बीच में, यानी ऐसा प्लेट्यू जिसके चारों तरफ बहुत सारे पर्वत है, तो उस प्रकार के माउंटेन या उस प्रकार के जो प्लेट्यू है उसको हम इंटर माउंटेन प्लेट्यूज के नाम से जानते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। दूसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। अब कॉन्टिनेंटल नाम से पता चल रहा है यानी ओशियनिक नहीं है या कोस्टल भी नहीं है। ओशियनिक नहीं है और कॉन्टिनेंटल नहीं है, तो ऐसे जो प्लेट्यूज जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज तो कॉन्टिनेंटल है यानी ओशियनिक जो एरिया है उससे काफी दूर रहेंगे, कोस्टल रीजन से काफी दूर है। तो ऐसा प्लेट्यू जो कोस्टल रीजन से या पानी वाले क्षेत्र से काफी दूर है और किसी महाद्वीप के एकदम बीचों बीच है, तो उस प्रकार के जो प्लेट्यू है उसे महाद्वीपीय पर्वत या महाद्वीपीय पठार प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये मैदानों से घिरे हुए आपको प्लेट्यू डिटेल में आगे देखेंगे, केवल शॉर्ट में समझ लीजिए। नेक्स्ट है आपका पीडमॉन्ट या पर्वतपदीय। अब इस प्रकार के जो प्लेट्यूज है वो किस प्रकार के बनते हैं, जैसे कि मैंने कहा पर्वत पद, पद यानी पांव। ठीक है, तो माउंटेन है और माउंटेन के ठीक समाप्त होते ही उसके ठीक पास में ही अगर कोई प्लेट्यू है, ये है आपका प्लेट्यू और ये है आपका माउंटेन। तो पर्वत के पद यानी पांव के पास जो पठार मिलता है वो कहलाता है पीडमॉन्ट या पर्वतपदीय पठार। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोस्टल। कोस्टल नाम से ही पता चलता है तटीय पठार। ऐसे पठार जो कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। कोस्टल रीजन में जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके इंडिया है, इंडिया में यहाँ पर अरे आपके एक तरफ तो है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और यहाँ है अरेबियन सी, और यहाँ पर मैं कहूँ कि अगर मैं यहाँ पर गुजरात बना देते हैं रफली, और मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई प्लेट्यू है तो उसे हम किस में रखेंगे, उसे हम कॉन्टिनेंटल में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये मान लीजिए ये हिमालय है। ठीक है, और हिमालय के ठीक नीचे यहाँ पर मैं प्लेट्यू रखूंगा, तो इसको जैसे कि मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, ये तो कहलाएगा हमारा सी पीडमॉन्ट। ठीक है, और ये कहलाएगा हमारा बी, बी यानी कॉन्टिनेंटल यानी ओशियनिक से काफी दूर है। ठीक है, और पीडमॉन्ट यानी उसके पर्वत के ठीक नीचे। लेकिन कुछ ऐसे प्लेट्यूज जो बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो जो प्लेट्यू रहेंगे वो कहलाएंगे डी टाइप के यानी कोस्टल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डायस्ट्रोफिक जो प्रोसेस है उसके आधार पर हम प्लेट्यूज को इतने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग प्रकार देखने को मिल सकते हैं, गलत नहीं है, एक्स्ट्रा मिलता है तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ते रहे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके ज्वालामुखी या लावा पठार। नाम से स्पष्ट है कि वॉल्केनिक और लावा प्लेट्यू ऐसे प्लेट्यूज होंगे जो बनते हैं लावा से या मैग्मा से। अब इसको भी क्या हम दो भागों में बांट सकते हैं, तो हमने कहा कि वो लावा या वॉल्केनिक प्रोसेस से बन रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है ये जो पठार है ये हमें ऐसे क्षेत्रों में मिलेंगे जहां पर वॉल्केनिक प्रोसेस हो रही है या वल्केनिज्म हो रहा है या वल्केनो इरप्शन हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे वो आपको लावा पठार देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि जो लावा है वो कहाँ जमा है। क्या लावा क्रस्ट के ऊपर जमा है
या क्रस्ट के अंदर ही जमा। जैसे कि हम अगर कहें कि ये हमारा, यहाँ पर बना देता हूं मैं, ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ का ये एक्सटीरियर और ये है हमारा इंटीरियर पार्ट। ठीक है, अब जो लावा है वो पठार कहाँ पर बना? पठार अगर कह सकते हैं कि बाहर बना है या जमीन के अंदर ही पठार बना है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम जो पठार है उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंट्रूसिव और एक हो जाएगा एक्सट्रूसिव। कोई बताएगा एक्सट्रूसिव प्लेट्यूज के कोई उदाहरण या कहीं हमने पढ़े हो? चलो याद नहीं आएगा। ठीक है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव ये जो है इनको हमने पढ़ा था। ये तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमने वल्केनो पढ़ा था, वल्केनो के अंतर्गत हमने कुछ ऐसी रॉक्स को पढ़ा था जो इंटरमीडिएट रॉक्स के नाम से जानती है, जिसके अंतर्गत हमने बैथोलिथ, लैकोलिथ, सील, डाइक, ऐसे कुछ वर्ड कुछ याद आते हैं? लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सेल, डाइक। तो वो जो है वो है आपके इंट्रूसिव रॉक्स के नाम से जानी जाती है। रॉक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा, वल्केनो वाले में भी पढ़ा हमें। ठीक है, तो ऐसे जो प्लेट्यूज जो होते हैं वो कहलाते हैं लावा पठार। बढ़िया, कईयों को याद है, मैसेज करते रहे ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ आप पढ़ते रहे हैं। हाँ, मैग्मा रीच टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस पे पहुंचता है, ठीक है, तो हम उसे एक्सक्लूसिव कहेंगे। अगर अर्थ की सरफेस पे नहीं पहुंच रहा है मैग्मा तो उसे इंट्रूसिव कहेंगे, यानी वो अंदर ही जम रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड वन है वो है इरोजनल या डिसेक्टेड प्लेट्यूज। अपर्दित, अपर्दित यानी जिसका इरोजन हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, घर्षित यानी उसको घिस दिया गया। अब घिसने का काम कौन करेगा? जो इरोजन के एजेंट्स हैं। तो इरोजन के एजेंट्स कौन कौन से हैं? तो हमें पता है कि रेन, विंड, ग्लेशियर्स, ये क्या यानी हवा यानी पवन किसी पर्वत को काट काट के पठार बना सकती है, वो उसको कटाफटा भी बना सकती है। ग्लेशियर्स भी मूव करते हुए इसी प्रकार का एक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से जो अपर्दन से बनते हैं वो आपके कहलाएंगे अपर्दित या घर्षित पठार। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी दो भागों में, तीन चार जितने भी भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले कि अपर्दन इरोजन या जो घर्षित यानी डिसेक्शन की जो प्रोसेस चल रही है वो कौन कर रहा है? तो प्रवाही जल वाला यानी बहता हुआ जो पानी है वह अगर प्लेट्यूज को घिस रहा है या उसका इरोजन कर रहा है तो उस प्लेट्यूज को हम फ्लूविल प्लेट्यूज के नाम से कहेंगे। इसी प्रकार से अगर उन्हीं को काटने का काम हिमानी यानी ग्लेशियर कर रहा है तो उसे हम हिमानी ग्लेशियर प्लेट्यूज कहेंगे। तीसरा जो है अगर विंड यानी पवन जो कह सकते हैं, अगर प्लेट्यूज को घिस घिस के बना रही है तो उसको एलियन प्लेट्यूज के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से हमने पठारों के अलग अलग प्रकार देखे कि पठार जो है कैसे हो सकते हैं। पटल विरूपणी यानी डायस्ट्रोफिक भी हो सकते हैं, वॉल्केनिक भी हो सकते हैं, इरोजनल भी हो सकते हैं, डिसेक्टेड भी हो सकते हैं। डिसेक्टेड या इरोजन, इरोजन में कह सकते हैं फ्लूविल भी हो सकते हैं, ग्लेशियल भी हो सकते हैं, एलियन भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से प्लेट्यूज इंट्रूसिव भी हो सकते हैं, एक्सट्रूसिव भी हो सकते हैं, इंटरमॉन्टेन भी हो सकते हैं, कॉन्टिनेंटल भी हो सकते हैं, पीडमॉन्ट भी हो सकते हैं और कोस्टल भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो कैसे बना है, कहाँ बना है और किसने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डोम शेप नाम से पता चलता है ऐसा प्लेट्यूब जो ऊपर से लगभग लगभग इस प्रकार से डोम शेप में हो। ठीक है, गुंबद बनता हो तो उसे हम डोम शेप प्लेट्यूज कहेंगे। इसी प्रकार से डिसेक्टेड जो अभी मैंने पिछली वाली स्लाइड में देखा था, विच्छेदित, कटाफटा पठार यानी पठार को नदियों ने काट दिया है।
प्लेट्यू के ऊपर जो रिवर्स फ्लो कर रही है, उसका जो ड्रेनेज है, उस ड्रेनेज ने उसको काफी काट दिया है। ऐसी स्थिति में जो बनते हैं तो उसे हम कहते हैं कटे फटे या विच्छेदित या डिसेक्टेड प्लेट्यूज। इसी प्रकार से कुछ ऐसे प्लेट्यूज हो सकते हैं वो टेरेस्ट्री या सोपानाकार हो सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, यहाँ पर हुए, यहाँ पर भी प्लेट्यू, यहाँ पर भी, ठीक है, इस प्रकार। अब इस प्रकार के प्लेट्यूज कैसे बन सकते हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए कि पहले तो ये एक सेम था, पूरा सेम था, बहुत बड़ा, लेकिन किसी फोर्स के कारण, मोस्टली जो डायस्ट्रोफिक फोर्स होते हैं, उससे यहाँ पर क्या आ गया, फॉल्ट आ गया। तो फॉल्ट आने के बाद ये जो भाग है ये नीचे की तरफ चला गया, यहाँ से भी ये कट होकर ये जो भाग है नीचे की तरफ चला गया, और ये भाग भी नीचे की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट आया, फॉल्ट आने के कारण ये दरार आ गई, और दरार आने के कारण ये टूटकर नीचे चला गया। तो इस प्रकार से टेरेस्ट भी प्लेट्यू हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग की अगर बात करें तो कुछ एरिड हो सकते हैं। एरिड कहाँ मिलेंगे, तो एरिड यानी शुष्क पठार या डेजर्ट प्लेट्यूज, ये आपको कह सकते हैं पाकिस्तान के अंतर्गत एक पोटवार का पठार है, वो इसी प्रकार का है। इसी प्रकार से यानी किस रीजन में मिल रहा है, अगर डेजर्ट रीजन में मिल रहा है तो एरिड प्लेट्यू। इसी प्रकार से अगर ह्यूमिड यानी आर्द्र क्षेत्र में मिल रहा है तो आसाम के अंतर्गत आपको इस प्रकार के प्लेट्यूज देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से हिमाच्छादित यानी आइस कवर्ड, ऐसे तो ग्रीनलैंड के अंदर इस प्रकार के प्लेट्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्लेट्यूज को अलग अलग भागों में डिवाइड किया। ठीक है, आज की क्लास लगभग एंड होने को है।